हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जो सीरीज़ उन ईडियम्स की शुरू करी है जो पिछले ईयर्स के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ख़ास तौर पे सीपीओ के, सीजीएल के या एमटीएस या किसी और एग्ज़ाम्स में। उस उस सीरीज़ को आइए कंटिन्यू करें। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दिया है, उस वीडियो में मैंने 17 ईडियम्स को कवर किया था। इस वीडियो में मैं 35 ईडियम्स को कवर कर रहा हूँ। दूसरी चीज, ये सारे ईडियम्स आपको दिमाग में रखते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ईडियम जो आज मैं लेके आया हूँ आपको 35 ईडियम्स, ये 2023 के सीपीओ के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। पहला, ऑन द ब्रेड लाइन। ब्रेड यानी कि रोटी यानी कि चपाती, ब्रेड लाइन। ऑन द ब्रेड लाइन इस फ्रेज का, इस ईडियम का मतलब होता है टू बी एक्सट्रीमली पुअर और टू बी पुअर और टू बी इन पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी, गरीबी में, गरीब होना। तो इसका हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज कर लेंगे? जैसे कहना होगा कि एशिया के कुछ देश गरीबी की कगार पे हैं, तो हम कहेंगे देयर आर सर्टेन कंट्रीज ऑफ एशिया आर ऑन द ब्रेड लाइन। इस तरह से हम कहेंगे इसको इंग्लिश में। सो ऑन द ब्रेड लाइन, टू बी पुअर और टू बी इन पॉवर्टी, गरीबी में या गरीब होना। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, देखिए बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, हम ये ईडियम उन लोगों के लिए यूज करते हैं जिनका स्वभाव एक जैसा होता है, जिनकी आदतें एक जैसी होती हैं, जिनमें बहुत ही जिनकी जो लोग जिनकी आदतें एक जैसी होती हैं और जो एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। तो मैं कह सकता हूँ there are certain friends of mine whose habits, psychology, thinking, doing all the same, so they are birds of the same feather। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में यूज करना भी इसको सीखेंगे। नेक्स्ट है लीव आउट इन द कोल्ड। लीव का मतलब छोड़ देना, आउट, लीव आउट में छोड़ देना, इन द कोल्ड यानी ठंड में छोड़ देना, यानी किसी को इग्नोर करना, यानी किसी की अनदेखी करना। किसी को हम देख रहे हैं तब भी हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उससे हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। आइए अब इसका सेंटेंस में यूज देखें। देयर आर पीपल who always try to leave out their poor friends in cold। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने गरीब दोस्तों को इग्नोर करते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे देयर आर पीपल हु लीव आउट देयर पुअर फ्रेंड्स इन कोल्ड। नेक्स्ट देखिए, होल्ड वंस हॉर्सेस, अपने घोड़ों को रोकना, यानी वेट फॉर अ मोमेंट। इसके लिए हम दूसरा वो फ्रेज यूज कर सकते हैं, होल्ड ऑन, हैंग ऑन, होल्ड ऑन, हैंग ऑन, होल्ड वंस हॉर्सेस। इनका मतलब होता है वेट फॉर अ मोमेंट। इसको कहना हो भैया थोड़ा रुको, तो हम कहेंगे होल्ड ऑन अ मोमेंट, हैंग ऑन या होल्ड योर हॉर्सेस। और इसी से देखिए फ्रेज आता है, हैंग ऑन से मुझे याद आया हैंग अप। हैंग अप हम ये फ्रेज तब यूज करते हैं जब किसी फोन कॉल को डिस्कनेक्ट करना होता है, काटना होता है। तो कहना हो गया कि बहुत तुमने बकवास कर लिया, अब फोन काटो, तो हम क्या कहेंगे? नाउ हैंग अप द कॉल, व्हाई? बिकॉज यू हैव टॉक्ड सो मच रबिश। अगला देखिए, ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स यानी बहुत ज़्यादा खाना। और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको हम कहते हैं ग्लटन, GLUTTON, ग्लटन।
So there are people who eat like horses. नेक्स्ट, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए ये भी एक बड़ा अच्छा सा इडियम है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो शुरू में कोई ऐसी चीज़ जो हमें ठीक नहीं दिखती है लेकिन बाद में चल कर के वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। लाइक अर्लियर आई डिड नॉट वांट टू स्टार्ट दैट बिजनेस, but I reluctantly started that business that later on turned out to be a blessing in disguise। यानी कि मैं कोई एक बिजनेस मैं नहीं करना चाहता था लेकिन मैंने उसे करा, मुझे लगा इस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन बाद में वो बिजनेस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, मुझे ढेर सारा प्रॉफिट दिया। तो होप आपने ये समझ लिया होगा, डिस्गाइज का मतलब एक्चुअली होता है वेश बदलना, अपनी जो है असली चेहरे को छुपाना। अगर पर्टिकुलर इस वर्ड को देखेंगे, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब कोई चीज़ जो शुरू में हमें बहुत ही ठीक ना लगे लेकिन बाद में वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे, बाद में वो अचानक कुछ बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा कराए, तो ऐसे को हम कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और डिस्गाइज का मतलब मैंने आपको केवल बताया सिर्फ क्या, अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाना, फेस बदलना। देयर आर पीपल हु लव टू डिस्गाइज देमसेल्व्स। अगला देखिए क्या है, बैक टू स्क्वायर वन, यानी आपने कोई काम शुरू करा, काम बहुत अच्छे से नहीं हुआ, तो फिर आप उसी जगह पहुंच गए जहां से आपने काम को शुरू करा। सो कह सकता हूं मैं, आई बिगैन दैट रीडिंग एंड आई मेड अ मेस, or I badly made a mess, and it was all because of that I had to be back to square one। मुझे फिर वही वापस जाना पड़ा, फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए। तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब ये कि आपने कोई काम शुरू करा, कोई चीज़ शुरू करी, कोई एक्टिविटी या कोई बिजनेस ठीक नहीं रहा, तो आपने उसे पैकअप करके फिर वहीं पहुंचे और फिर आपने स्टार्ट करा। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्रैक समवन अप। देखिए ये भी बहुत अच्छा एक फ्रेज है। क्रैक अप का मतलब एक्चुअली होता है तोड़ना। जैसे ये हम करते अपनी इस तरह से उंगलियां चटकाते, इसको हम कहते हैं क्रैक कार फिंगर्स। ये भी ध्यान दीजिए, उंगलियों चटकाने के लिए हम कहते हैं क्रैक, क्रैक आर फिंगर्स, क्रैक आर जॉइंट्स, और चुटकी बजाने के लिए ये जो मैं बजा रहा, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्नैप फिंगर्स। तो ये दो वर्ड भी आपने जान लिया। क्रैक का मतलब उंगलियों को जोड़ों को चिटकाना, चुटकियां बजाना। स्नैप फिंगर्स, SNAP, स्नैप FINGERS, फिंगर्स। यहाँ है क्रैक समवन अप, यानी किसी को हंसाना, टू मेक समवन लाफ। जैसे मैं भाई आपको नहीं हंसा पाऊंगा, तो कहो तो मैं कैसे इंग्लिश में कहूँगा, आई कैन नॉट क्रैक यू अप। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कितना ये कोइंसिडेंस है, यानी कितने ये संयोग की बात है कि इतनी बड़ी दुनिया में हम उस व्यक्ति से मिल जाएं जिसे हमने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी। तो हमें ऐसा सिचुएशन लगता कि यार इतनी बड़ी दुनिया, कितनी छोटी ये दुनिया है। जैसे कि अचानक आपका कोई ऐसा फ्रेंड मिल गया, क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसे आप शायद दिल्ली में, मुंबई में, किसी बड़े शहर में मिले थे, और यहाँ पे आप अपने छोटे शहर में उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और अचानक वो दिख जाता है, तो उसको देख के आप कहेंगे व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड या व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो नेक्स्ट देखिए, फाउल प्ले एन एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी, यानी टू प्ले not following the rules of a game। फाउल प्ले यानी कि कुछ गड़बड़, कुछ गलत करना, कुछ डिसऑनेस्ट करना। जैसे हम खेल खेल रहे होते हैं, उसमें कुछ बेईमानी करने लगते, तो उसके लिए हम कहते हैं फाउल प्ले। तो कहना होगा कि वो लड़का हमेशा
खेल में बेईमानी करता है तो हम कहेंगे उसको इंग्लिश में क्या? दैट बॉय ऑलवेज प्लेज फाउल इन द गेम, व्हाटएवर ही प्लेज, कह सकते जो भी वो खेलता है। अगला देखिए, ओपन योर हार्ट मीन्स allow somebody to know all the deepest feeling of your own। किसी को अपनी सारी उन जो है उन गहरी भावनाओं को बता देना, अपनी सारी जो है पर्सनल फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना। आई एम नॉट गोइंग टू ओपन माई हार्ट विद यू, मैं आपको अपनी बात नहीं बताने जा रहा, ना ही आप दोस्त मुझे बताने जा रहे। तो होप क्लियर है, ओपन योर हार्ट। स्टिक इन द मड, यानी कि स्टिक का मतलब छड़ी, मड यानी कीचड़, कीचड़ में छड़ी, कीचड़ में छड़ी या छड़ी में कीचड़, कीचड़ में छड़ी। इसका ये क्या हुआ शाब्दिक यानी कि लिटरल मीनिंग, किसी शब्द का जो किसी जो है जो कोई वर्ड है, शब्द है, और उसका जो डिक्शनरी अर्थ बताती है उसको हम कहते हैं लिटरल मीनिंग, LITERAL, लिटरल मीनिंग की स्पेलिंग आप जानते हैं। लेकिन ये जो ईडियम्स होते हैं एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से उल्टी मीनिंग देते हैं, जीवन दम अलग मीनिंग देते हैं। सो इससे हम कह सकते हैं मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द मीनिंग दैट इज एब्सोल्युटली बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। तो स्टिक इन द मड का मतलब होता है, ये उस व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं जो व्यक्ति बड़ा ही ट्रेडिशनल, पारंपरिक, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, ORTHODOX, ये सारे वर्ड भी याद रख ले साथ में, ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल CONVENTINAL, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स, इन तीनों जो है वर्ड्स का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो बहुत ही पुरानी सोच वाला होता है, जो रूढ़िवादी होता है, रूढ़ियों में विश्वास करता है, जिसे नई चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, और मैंने आपको बताया ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, स्टिक इन द मड, और एक और वर्ड जान लीजिए, क्या मैं बताने जा रहा था, क्या याद आ रहा था मुझे? हाँ, डॉगमैटिक, DOGMATIC, डॉगमैटिक, पुराने ख्यालों वाला, पुराने ख्यालों वाले व्यक्ति के लिए, पुरानी सोच वाला व्यक्ति, या परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति, और वो व्यक्ति जो परिवर्तन, जो चेंज को पसंद नहीं करता, उस व्यक्ति के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स, डॉगमैटिक, और मैंने आपको ये बताया क्या? स्टिक इन द मड। तो कहना होगा कि मेरे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बहुत ही पुरानी सोच वाले हैं, तो मैं कहूँगा all people or all members of my family are sticks in the mud। तो आई होप आपको स्टिक इन द मड क्लियर हो गया। अगला देखिए क्या है, as keen as butter या as keen as mustard, वही mustard, सरसों वाला। तो as keen as butter या as keen as mustard means very much enthusiastic or very much excited or very much passionate about doing something। वो व्यक्ति जो कुछ करने के लिए बड़ा excited हो, passionate हो, enthusiastic हो, बड़ा ही खुश हो, उसके लिए हम ये फ्रेज यूज़ करते हैं। जैसे कहना होगा कि मेरा दोस्त क्रिकेट अपने जो है कंट्री की जो क्रिकेट की टीम में शामिल होने के लिए बड़ा ही एंथुसियास्टिक है, तो हम कह सकते हैं माय फ्रेंड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन becoming the part of the national cricket team of our country, and he should be called what? As keen as butter। होप क्लियर हो गया आपको, as keen as butter। अगला देखिए, पेन एंड इंक,
very stinky, very foul, in order, जो बहुत बदबूदार हो, जो बहुत बुरी जो है महक दे, बुरी महक नहीं, जो बहुत ही दुर्गंध दे, जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं स्टिंक, STINK, स्टिंग। जैसे मेरे जो है, जैसे कि जितने भी हमारे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं बस स्टैंड पे या दूसरे स्टैंड पे, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, दे स्टिंक अबाउट द हेवन, वो भयानक बदबू करते हैं, वहाँ भयानक बदबू होती है। देयर इज पेन एंड इंक all about the public toilets of our country, we can say that. तो pen and ink means stinky, जो बहुत ज़्यादा बदबूदार हो, foul smell जो दे रहा हो, foul है FOUL। और देखिए an old flame, वो व्यक्ति, वो मेल भी हो सकता, फीमेल भी हो सकता, जिसके साथ हमारा रोमांटिक रिलेशन हो, तो वो हमारा बॉयफ्रेंड हो सकता है, वो हमारी गर्लफ्रेंड हो सकती, जिससे हमारा पुराना टाइम में, पहले का टाइम में एक अच्छा रोमांटिक रिलेशन था। होप क्लियर है आपको। ओल्ड फ्लेम, पर्सन, अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड with whom a certain person had a romantic relation in the past. Clear? Next देखिए क्या है, set sights on। देखिए set sights on, ये भी एक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है हमारा जो है ये फ्रेज, सॉरी इडियम में, इसका मतलब होता है to decide to do something, to get something, कि कुछ करने का निर्णय लेना, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ करने का, कुछ मेहनत करने का निर्णय लेना कि कुछ हासिल कर सके। जैसे I have set sights on to become the part of the national cricket team of my country। तो set sights on का मतलब, इस idiom का मतलब to decide, निर्णय लेना, to try hard और to do hard, कुछ बहुत अधिक परिश्रम करने का, to get something, कुछ हासिल करने के लिए। अगला देखिए क्या है, slip one's mind यानी दिमाग से फिसल जाना, यानी मौके पर भूल जाना। मैं भाषण यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा, अचानक किसी जो है इस इडियम की मीनिंग भूल जाऊँ तो मैं क्या कहूँगा, I have slipped my mind, और my mind has slipped the meaning of this word। तो slip mind, to forget, भूल जाना। आइए देखिए अगला, bear in mind। देखिए एकदम उल्टा, bear in mind का मतलब remember, keep in mind, इससे BEAR, इससे bear पढ़ते याद रखना है आपको, प्रोनाउंस करते beer नहीं, BEER, बियर वो पीने वाली, ये BEAR bear। ये देखिए इसी bear का मतलब जन्म देना भी होता है, इसी bear का मतलब सहना भी होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे bear in mind का मतलब दिमाग में रखना, यानी remember, keep in mind, ना भूलना, bear in mind, you all have to work hard to crack the upcoming CGL mains। याद रखिए आपको आने वाले CGL mains को क्रैक करना है। क्लियर? अ क्विक बक, क्विक बहुत तेज, बक का मतलब करेंसी, पैसे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि अच्छी रैंक हासिल करें और अपना फॉर्च्यून बनाएं। तो अ क्विक बक मीन्स बड़ी आसानी से कमाए हुए पैसे, यानी जो पैसे बड़े आसानी से कमाए गए हैं, यानी कि कुछ तो गड़बड़ करके कमाया गया है। सो देयर आर पीपल हु हेट अ क्विक बक। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ही आसानी से कमाए पैसे नहीं पसंद। नेक्स्ट, अ स्लैप ऑन द रिस्ट।
एक तमाचा, इस पे, किस पे, कलाई पे। ये क्या मतलब? स्लैप में थप्पड़, स्मैक, SMAC के स्मैक, स्लैप या स्मैक एक तमाचा। I'll give him a tight slap or I'll smack him. मैं उसे एक तमाचा दूंगा। I'll slap him और I'll smack him। लेकिन यहाँ है a slap on the wrist, इस कलाई पे तमाचा, यानी किसी को माइल्ड तरीके से डांटना या पनिशमेंट, सजा देना। I'm going to give a slap on the wrist of my younger brother, कि मैं अपने छोटे भाई को हड़काने जा रहा, प्यार से, या पनिशमेंट करने जा रहा। नेक्स्ट, ड्रॉप इन द बकेट, दिया बाल्टी में एक बूंद, यानी कि समथिंग वेरी लिटिल इन कंपैरिजन विद समथिंग दैट इज बिग एंड ह्यूज। कोई चीज जो बहुत ही छोटी हो, थोड़ी हो, किसी दूसरी चीज की तुलना में जो बहुत बड़ी हो। माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट इन कंपैरिजन with some of the greatest people of our country। जैसे मेरा नॉलेज इंग्लिश का बहुत ही कम है कुछ लोगों के, हमारे देश की तुलना में, या कुछ लोगों की, कुछ दोस्तों की। आप देखिए, कीप काउंट ऑफ मीन्स रिमेंबर द एग्जैक्ट टोटल, पूरा किसी चीज का टोटल यानी पूरा योग याद रखना। आई रिमेंबर, या आई कीप काउंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। जितने लोग आप तो देख रहे हैं उनका सबका नंबर मैं याद रखता हूँ, मेरे दिमाग में है। So keep count of means to remember the total number of someone or something। ये देखिए, throw dust into someone's eye, भाई आप मेरी आंख में धूल मत झोंकिएगा। means to throw means फेंकना, dust means मिट्टी या धूल, in someone's eyes किसी की आंखों में, तो किसी आंखों में धूल झोंकना यानी टू चीट, धोखा देना, या डिसीव, DECEIVE, या स्विंडल, SWINDLE, या बिट्रे, BETRAY। इन सारों का मतलब होता है धोखा देना। तो आप धोखा देने नहीं जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी, बिकॉज मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे भी मैं इतनी उम्मीद कर सकता कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। कैसे? मेरे वीडियोस को लाइक करके, दूसरों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेक अ पिग्स ईयर। मेक्स अ पिग ईयर मीन्स टू मेक मैं सब कुछ गड़बड़ कर देना। यू आर जस्ट नॉट गोइंग टू मेक अ पिग्स ईयर बाय नॉट supporting me and sharing my video with your friends, and just somehow ask them to support and subscribe my channel। तो आप सब गड़बड़ कर देंगे अगर जो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे और उन्हें बोल नहीं रहे कि सब्सक्राइब करने को और लाइक करने को। तो मेक अ पिग्स ईयर का मतलब होता है टू मेक अ मेस, सब गड़बड़ कर देना, सब खराब कर देना, उल्टा पुल्टा कर देना। और केवल मेस का मतलब दूसरा भी हो जाता, क्या ना होगा, डोंट मेस विद मी, मुझसे पंगा मत लो। तो इसके लिए कहेंगे डोंट मेस विद मी। अगला देखिए क्या है, कीप अप अ स्ट्रेट फेस। भैया मुझे तो हंसी आ रही लेकिन मैं नहीं हंसूंगा। आई विल कीप माई फेस स्ट्रेट। आप बुरा मान जाए, कोई और बुरा मान जाए, तो कई बार हमें हंसने का मन होता लेकिन हम हंसी रोके रहते हैं। और जैसा हमारे चेहरे पे इमोशन और फीलिंग रहती है वैसी ही बनाए रहते हैं, कोई बदलते नहीं हैं उसमें। दैट इज कॉल्ड टू कीप आवर फेस अप। कई बार ऐसा करना पड़ता है हमको, हंसी आती है हम रोकते हैं। फिर देखिए प्लम जॉब, आप भी वही चाहते, एक अच्छा सा बढ़िया सा नौकरी,
कि काम कम करना पड़े, रोब ज़्यादा हो, पावर हो, पैसा हो, ऐसी नौकरी जो बड़ी इजी हो, प्लेजेंट हो, दैट इज़ अ प्लम जॉब. सो यू ऑल आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू गेट अ प्लम जॉब. अगला क्या है? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, नथिंग टू हाइड. बड़ी किसी से, अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, सब कुछ कन्फेस कर देना चाहिए. टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, ये ऑफ प्रेपोजिशन अपने साथ लेता है. तो कहना होगा कि मैंने अपने दोस्त से अपना सारा कुछ, अपना सारा अपराध बता दिया, स्वीकार कर लिया उसके सामने. तो मैं क्या कहूँगा? आई मेड अ क्लीन ब्रेस्ट of all the crimes in front or before my friend. So make a clean breast means to confess, confess, अपने अपराध को, अपने दोष को स्वीकार लेना. ये देखिए, फेस द म्यूजिक. भाई मैं तो म्यूजिक फेस नहीं करने जा रहा, यानी आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट. अपने किसी गलती के लिए जो हम जो पनिशमेंट स्वीकार कर लेते, उसको हम कहते हैं फेस द म्यूजिक. सो आपको भी म्यूजिक फेस करना पड़ेगा अगर जो आप मेहनत नहीं करने जा रहे हैं. जस्ट एज आई हैव टू फेस द म्यूजिक इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद यू ऑल गाइज. तो अगर जो मैं आपके साथ ऑनेस्ट नहीं होने जा रहा, तो मुझे भी म्यूजिक फेस करनी पड़ेगी, मुझे भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. आप भी नहीं करेंगे तो वही चीज़ आपके साथ भी. अगला क्या है? बैंक ऑन. एंड आई डू बैंक ऑन यू, मैं आप पे निर्भर हूँ. बैंक ऑन का मतलब रिलाई ऑन, RELYON, ऑन. तो जैसे मैं आपके ऊपर बैंक ऑन होना चाहता, वैसे मैं आपको फिर एडवाइस करूँगा टू बैंक ऑन मी. आई ट्राई माई बेस्ट टू ड्राइव यू होम सेफ. मैं आपको सुरक्षित आपके घर पहुंचाऊंगा, यानी सुरक्षित आपसे आपका कॉम्पिटिशन क्रैक करवाने की पूरी कोशिश करूंगा. देखिए क्या है? प्रोस एंड कॉन्स. प्रोस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसके प्लस और माइनस, उसके फायदे और नुकसान दोनों जानने होते हैं. फायदे नुकसान, प्रोस एंड कॉन्स. I'm just going to start a business, but before starting a business, I'll consider all the pros and cons of that business. Nothing bad in it. Next क्या है? In dire straits means to be in trouble, in difficulty, in problem. किसी ढेर सारी परेशानी या कठिनाई में होना. Was she in dire straits? क्या वो किसी परेशानी या मुसीबत में थी? तो इन dire straits मीन्स परेशानी या मुसीबत में होना, किसी बुरी स्थिति में होना. अगला, one's hands are full. भाई मेरे तो हाथ फुल नहीं है, मीन्स आई एम नॉट प्रिटी बिजी. मैं बहुत बिजी नहीं हूँ. हाँ, आपको होने की जरूरत है बहुत बिजी पढ़ाई में. तो one's hands are full मीन्स one is very much busy. एक व्यक्ति जो बहुत बिजी हो कह सकता है my hands are full, मैं बहुत व्यस्त हूँ, phone me later. क्या है? boil the ocean, to try to do something impossible, किसी असंभव चीज को संभव करना. that is to boil the ocean. if I'm going to break that rock, I'm going to boil the what? Ocean. यदि मैं उस रॉक को तोड़ने जा रहा तो मैं कुछ इम्पॉसिबल करने जा रहा. To boil the ocean का मतलब to do something impossible. अब देखिए क्या है? To burn the midnight oil. भैया मैं तो नहीं चलाता burn midnight oil. Midnight oil यानी to work late in the night, to do something or to achieve something. देर रात तक काम करना कुछ बड़ी चीज को हासिल करने के लिए, अपनी सेहत की बिना परवाह किए, उसके लिए हम यूज करते हैं टू बर्न मिडनाइट ऑयल. जैसे मैं ये आपको एडवाइस करूँगा, क्या एडवाइस करूँगा? टू बर्न योर मिडनाइट ऑयल, टू क्रैक योर
competition. लास्ट बट नॉट द लीस्ट डियर फ्रेंड, हम अपने अंतिम जो है इडियम पे आ गए हैं, बर्न वंस ब्रिजेस, कि अपने ही जो है ब्रिज यानी पुल को आग लगा देना। ब्रिज हम कहाँ बनाते? ब्रिज हम जनरली नदी पे बनाते हैं, नदी को रास्ता देने के लिए और अपने आप को रास्ता देने के लिए। तो अगर हम अपने ब्रिज को ही क्या कर देंगे, अपने ही रास्ते को जला देंगे, तो क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ से हमने शुरू करा था? वही चीज, burn one's bridges means to make situation so worse that no possibility to get back to our previous position or get back to that get back to that place where we started or from where we started, कि उस जगह ना पहुंच पाना जहां से हमने कोई काम शुरू करा था। आई होप डियर फ्रेंड्स ये सारे 35 idioms आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत हो, एब्सोल्युटली फील करिए और मुझे लिखिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।